बच्चों के साथ रहा, मैं मकान मालिकों से बात की, उनका सामान निकलवाया और मकान मालिकों के द्वारा जो शोषण होता है स्टूडेंट पे, मैं उसके साथ हमेशा खड़े रहता हूँ। भाई हंस के भी पढ़ सकते हैं, टांगे ऊपर करके भी पढ़ सकते हैं, मुंह में पेन दे के भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के कई सारे तरीके हैं। अरे इतिहास की गांठें खोल तिरंगा, धीरे धीरे बोल तिरंगा। और बिना नौकरी के क्या है कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हमने मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, यानी कि एक रिकॉर्ड बनाए। लेकिन आज हम दिल्ली में नहीं है, ना तो मुखर्जी नगर में है, क्योंकि मुखर्जी नगर भी दिल्ली में आता है। आज हम ताज नगरी में मौजूद हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं आगरा है। और आगरा में मौजूद हैं रंजीत यादव सर के साथ में, आप देख सकते हैं हमारे साथ में ही हैं। और इनका एक कोचिंग सेंटर है यहाँ पे, रॉयल एकेडमी के नाम से। और सबसे बड़ी बात ये है, रंजीत यादव सर आज पहचान के मोहताज नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जानते हैं, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये केडी कैंपस में भी पढ़ाते हैं, जिसको हर कोई जानता है। जो नीतू सिंह मैम हैं, उनके गाइडेंस में चलता है। उनका भी हमने इंटरव्यू मार्च में लिया था, आपने देखा था। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे भी इन्होंने आगरा में भी एक कोचिंग खोला है, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आखिर इनको आगरा में ये रॉयल एकेडमी खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन्होंने क्यों इसकी शुरुआत की, यही सारी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है इस टाइप का कोचिंग पूरे आगरा में नहीं है, रॉयल एकेडमी जैसा। मैंने अभी और भी कोचिंग्स में देख के आया हूँ, वहाँ पे मुझे इतना क्राउड नहीं लगा जितना इस कोचिंग में है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, ये शुरुआत आपने क्यों की? आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे आगरा में ही खोलना चाहिए? क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे लोग जाके खोलते हैं, आपने वहाँ पे जाके बड़े शहर में शुरुआत क्यों नहीं की? आपने आगरा से ही शुरुआत क्यों की? देखो एक्चुअली क्या है, मैं सन 2010 में सबसे पहले दिल्ली गया एज ए स्टूडेंट पढ़ने। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरदुमल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और सन 2013 में मैं अपने यहाँ से कॉलेज प्रेसिडेंट भी रहा। मैंने वहाँ यूपीएससी की तैयारी की बेसिकली। और 2014 से मैंने मुखर्जी नगर में पढ़ाना शुरू कर दिया, जब मैं मात्र 22 साल का था। और पारिवारिक हालत ऐसे होते हैं कि एक अच्छे टाइम के बाद जब आपकी तैयारी हो जाती है तो आप पूरे दिन रूम पे बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो मेरे अंदर बोलने का हुनर था, एंकरिंग का हुनर था, तो मैंने 2014 से पढ़ाना वहाँ शुरू कर दिया। लगभग 4 साल मैंने मुखर्जी नगर पढ़ाया। उसके बाद 2017 में अर्थात 2017 में मैंने यहाँ पे रॉयल एकेडमी की स्थापना की। यहाँ पे इसलिए की क्योंकि मैं मूलतः एटा और फिरोजाबाद 2 जनपदों से आता हूँ। दोनों जनपद में मेरा घर है, मेरी ज़मीनें हैं। एक मेरी जन्मभूमि है फिरोजाबाद और एक मेरी कर्मभूमि है एटा जनपद। उसके बाद मैं दिल्ली और लखनऊ से वास्ता रहा। आगरा एक अच्छा हब है। आप सब जानते हैं कि विश्व में एक बार को लोग दिल्ली को नहीं जानेंगे, लेकिन जब आप आगरा का नाम लेंगे तो लोग उसको ताजमहल के कारण जानेंगे, जो कि दुनिया में 7 अजूबे में से एक अजूबा है। यहाँ लाल किला है, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एतमादौला का मकबरा है, रामबाग है, ताजमहल है। और न केवल इसके लिए बल्कि अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चमड़े के उद्योग के लिए, पर्यटन के लिए यहाँ पे जाना जाता है। उसके अलावा ये एक अच्छा एजुकेशन हब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं। बगल में आप देख सकते हैं दयालबाग यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जहाँ से देश के तमाम प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री पढ़ के गए। तो 2 यूनिवर्सिटियों का होना। और उसके बाद आगरा में लगभग 10 से 15 जिलों के लड़के पढ़ने आते हैं, उसके कारण एक अच्छा एजुकेशन हब है। तो मुझे लगा कि मैं एटा और फिरोजाबाद के लिए कर पाऊँ। आज आदमी जब अमीर हो जाता है तो वो अपने गाँव से निकल के शहर में आ जाता है, और अमीर हो जाता है तो बड़े शहर में चला जाता है, और अमीर हो जाता है तो वो विदेश में चला जाता है। लेकिन जहाँ से वो निकला उसके लिए कुछ काम नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जहाँ से निकला, जिस परिवेश से निकला, तो मैं सोचा कि मैं अपने गांव के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए स्पेशली एजुकेशन में कुछ करूँ। उसके अलावा मेरे कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एजुकेशन के माध्यम से लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी पैदा करूँ, जिससे कि इस देश का डेवलपमेंट हो पाए। तो अपने आसपास के जनपदों का विकास करने के लिए मैं आगरा में आया। इससे पहले मैं दिल्ली पढ़ा था। अगर मैं आज दिल्ली पढ़ा था तो आपने जैसा कि अभिनय सर का नाम सुना होगा, राकेश यादव सर का नाम सुना होगा, तमाम जितने भी बड़े टीचर हैं सबने मेरे साथ पढ़ाया है। अभिनय सर और मैं साथ रहे हैं, साथ पढ़े, और आज जो उनका नाम है वही मेरा और होता। आज मैं यूपी के लेवल पे फेमस हूँ, क्योंकि मैं और जगह नहीं जाता। हालांकि मैं मुखर्जी नगर भी पढ़ाता हूँ 2 दिन शनिवार रविवार, और ऑनलाइन केडी लाइफ में नीतू मैम के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन और ज़्यादा, लेकिन दिल्ली की लाइफ, दिल्ली के लोग या वहाँ की मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता है मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और मैं हर उस व्यक्ति से कहूँगा कि जब आपकी स्थिति बदल जाए तो आप अपने लोगों के लिए ज़रूर करना। दैट्स वाई इसी उद्देश्य के साथ मैंने यहाँ 2017 में रॉयल एकेडमी की स्थापना की।
आपके इस एकेडमी में कौन कौन से जो एग्जाम्स हैं उनको क्रैक करने के लिए जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कौन कौन से जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनके लिए पढ़ाया जाता है, तैयारी कराई जाती है? वैसे मूलतः तो यहाँ पे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी होती है, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस है, एसआई है, जीडी है। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल बैचों का ज़्यादा क्राउड है, रीजनिंग स्पेशल, मैथ्स स्पेशल, हिंदी स्पेशल, जीएस स्पेशल। और यहाँ पर मेरे जीएस स्पेशल बैचेस में पीसीएस तक के बच्चे पढ़ते हैं, जो आरओ का पेपर देते हैं, एआरओ का पेपर देते हैं, यूपी पीसीएस का देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चे एसएससी का, पुलिस का, रेलवे का, बैंक का, इन सब का पेपर देते हैं। तो मूलतः आईएएस के पेपर को छोड़कर उससे नीचे के जितने एग्जामिनेशन हैं उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ था हमारे देश में और भी कंट्रियाँ उनमें भी हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन जो बच्चों की क्लासेस थी उनको ऑनलाइन कर दिया गया था। तो पढ़ाने में ऑनलाइन क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या हम सही से समझा पाते हैं स्टूडेंट को या नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं कहूँगा ऑनलाइन एक जुगाड़ है, ऑफलाइन का कोई विकल्प कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कोविड-19 आया, उस वक्त लोगों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, दैट्स वाई ऑनलाइन एक विकल्प के सामने आया। सर, व्यक्ति का विकास समाज में जाके होता है। अगर आपने देखा होगा कि इस समय एलकेजी, यूकेजी, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, सबकी क्लास ऑनलाइन है। बच्चे को ABCD ऑनलाइन भी पढ़ाई जा सकती है, A ऑनलाइन भी पढ़ाई जा सकती है। लेकिन क्या उस व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास समाज में जाके होता है। हम अपने बच्चे को स्कूल में ABCD सीखने के लिए नहीं भेजते, वहाँ पर समाज में कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसा समाज होता है। क्योंकि स्कूल में समूह होता है, उस समूह में कोई IAS का बच्चा है, कोई सांसद का बच्चा है, कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, कोई पुलिस वाले का बच्चा है। सबकी संस्कृतियाँ कैसी हैं, सबके पहनावे ओढ़ावे कैसे, सबकी भाषा कैसी है, उससे पता चलता है। अगर व्यक्ति कमरे में बंद होकर मोबाइल से पढ़ेगा तो व्यक्ति मशीन बन जाएगा, व्यक्ति बाहर दुनिया से कट जाएगा और उसे पता नहीं चलेगा। एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा समाज के लिए है, ना कि नौकरी के लिए। और इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन विडम्बना है कि आज के लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि नौकरी लेनी है, वो नैतिकता में नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं बस यही कहूँगा कि इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमने इसको किया। आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या बेहद पसंद है? अब मेरे को सबसे पहली हॉबी मेरी है दूसरों की मदद करना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। दूसरा, बीच बीच में गाने गाना और गुनगुनाना, ये मेरी हॉबी है। मैंने आपको देखा है पढ़ाते हुए भी आप गाना गाते हैं, तो एक गाना हो जाए ना? बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए किस टाइप का गाना सुनेंगे, धार्मिक सुनेंगे, देसी सुनेंगे? आप जो भी सुनाना चाहते हैं सारा चलेगा। जो भी सुनाना चाहे, मैं तो किसी भी प्रकार का। और अभी जैसे 15 अगस्त निकल के गया है, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो हमारे एक सर हैं, आप जानते हुए नीलोत्पल मल्लाल, जिन्होंने बिल्कुल हमारे सीनियर हैं, उन्हीं की एक पंक्तियां हैं कि धीरे धीरे डोल तिरंगा, अरे आज भी तो कुछ बोल तिरंगा, कि धीरे धीरे डोल तिरंगा, अरे आज भी तो कुछ बोल तिरंगा। मेरे सपनों का भारत कैसा था, हम कैसे थे, तू कैसा था, अरे इतिहास की गांठें खोल तिरंगा, धीरे धीरे बोल तिरंगा। थैंक यू। बहुत सुंदर। एक और चाहिए, आप पढ़ाते पढ़ाते गुनगुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरा मानना है, एक्चुअली मैं जीएस पढ़ाता हूँ, जबकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। और उस जमाने में IIT का क्रेज था, NIT का क्रेज था। और इन बच्चों से ही पूछ सकते हैं, आज यहाँ लगभग 400 बच्चे बैठे, सबसे ज़्यादा बोरिंग ये जीएस में होते हैं। तो मेरा मानना है पढ़ाना अलग कई तरह से हो सकता है, लेकिन समाज में ना बड़ी विडंबना फैला दी गई कि बेटा सीरियस होकर पढ़ना है। जो लोग चेहरे से सीरियस हो जाते हैं, भाई हंस के भी पढ़ सकते हैं, टांगे ऊपर करके भी पढ़ सकते हैं, मुंह में पेन दे के भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के कई सारे तरीके हैं। तो मैं गाना गाकर, शायरी सुनाकर, ऐसे एग्जाम्पल देकर जिसको इनके साथ हुआ है, मैं उन चीज़ों को आसान बना देता हूँ। यही कारण है मेरे ऑनलाइन बैच में 10-10 हज़ार एडमिशन होते हैं। मैं मुखई नगर 2 दिन जाता हूँ, बत्रा सिनेमा में क्लास लेता हूँ, और यहाँ आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तो बहुत भीड़ है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं चीज़ों को करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों से कनेक्टिविटी। कभी मैं बच्चों के सामने घमंड नहीं मारता, कभी मैं स्टाइल नहीं मारता कि इतना पैसा कि ये सब। मैं आम हूँ, इन्हीं के साथ रहता हूँ, इन्हीं की भाषा बोलता हूँ, और जब भी इन पर कोई परेशानी आती है मैं तन मन धन से खड़ा रहता हूँ। दैट्स वाई इनका भी प्यार मिलता है। एक और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं
जो जीने पे बैठे हुए हैं, यानी कि उन्हें आपसे इतना प्यार है, पढ़ने का एक साहस है, हिम्मत है, जुनून है कि हाँ हम भी पढ़ने जाएंगे। जीने पे भी बैठे हुए हैं कुछ लोग, तो वो लोग जीने पे क्यों बैठते हैं? वो लोग जीने पे क्यों बैठते हैं, जो रियल वजह है वो गर्मी है। मैं अगर स्टाइल मारूं कि मेरी दीवानी, नो डाउट ये लोग का प्यार है। जीने पे ही बैठते हैं, नीचे ही बैठते हैं। उस समय प्रोजेक्टर भी होते थे, लेकिन ये लोग लाइव देखना चाहते हैं, इसलिए फिर हमने प्रोजेक्टर हटा दिए। क्लास नंबर 2 जो हमारा पहले नीचे था, हमने वो भी हटा दिया। तो जगह नहीं मिलती तो लोग वहाँ पे बैठ लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हमने सर को सुन लिया तो हमारा सीन हो जाएगा। और इसलिए मैं बहुत कम लिखाने पर विश्वास करता हूँ। मैं नोट्स के माध्यम से मैं पहले अंडरस्टैंडिंग बनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर चीज़ों को नोट कराता हूँ। तो जीने पर इनकी दीवानगी है, इनका प्यार है, उसके लिए मैं इनका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप देख रहे होंगे सर को भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, क्योंकि मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा साथ के साथ, आपने ये टीचिंग का ही क्षेत्र क्यों चुना? क्योंकि आपको कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है, मैंने देखा है। आपने टीचिंग का ही क्षेत्र क्यों चुना है? आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे क्या? शुरुआत से ही, बचपन से ही शौक था पढ़ना और पढ़ाना? देखो, बचपन से शौक बिल्कुल नहीं था। मैंने ये जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इस तरह। मैं IAS बनने के लिए दिल्ली गया। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं DM बनूं, लेकिन आज भी मेरे पास अटेम्प्ट है। आज मेरे पास 6 अटेम्प्ट हैं, मैंने मात्र 2 अटेम्प्ट दिए। मैं अटेम्प्ट देना छोड़ दिया। अब मैं IAS का फॉर्म भी नहीं भरता, क्योंकि मैं टीचिंग एंजॉय कर रहा हूँ। सो कॉल्ड उससे ज़्यादा सम्मान मुझे टीचिंग से मिला। एक IAS को लोग उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन हमको 10 लाख लोग जानते हैं। हर जिले में मेरे स्टूडेंट हैं। प्लस शुरू में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कभी पढ़ाऊंगा। हाँ, बोलने का शौक था, गाना गाने का शौक था, कुछ कर्म करने का शौक था। लेकिन हमने अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं देखी कि कुछ नेता लोगों ने अधिकारियों को गाली दी, IAS IPS को, कुछ अधिकारियों को जूते साफ करते भी देखा। तो मन में एक बात आई कि क्या अधिकारी सिर्फ इसलिए बनना है कि इनके जूते साफ करेंगे? और आदेश हमें कौन दे रहा है? जो एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है। तो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ पॉलिटिक्स है, और मेरा पूरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है। और मैं मानता हूँ शिक्षक से अच्छा राजनेता कोई नहीं हो सकता। आप आज़ाद भारत के इतिहास को उठा के देखिए, जितने भी संविधान सभा में सदस्य थे, आज़ादी के समय आंदोलन हुआ, ज़्यादातर लोग टीचर थे, प्रोफेसर थे, और उन्हीं लोगों ने जिम्मेदारी संभाली। और तब के नेता और अब के नेता में आप अंतर कर लीजिए। मैं हर उस टीचर से और हर उस स्टूडेंट से कहूँगा कि आप अच्छे नेता चुनिए, खुद नेता बनिए। मैं अपने हर बैच में कहता हूँ, आप नौकरी लो, 10 साल पैसे कमाओ, उसके बाद इलेक्शन लड़ो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनो, क्योंकि यही लोग हैं जो आपका भाग्य तय करते हैं, क्योंकि ये बैठ के आपके लिए कानून बनाते हैं, और यही कानून हमारा भविष्य भी निर्धारित करते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि पॉलिटिक्स यही सब। अगर मैं वोट डालता हूँ तो मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, अगर मैं किसी के प्रति पसंद और नापसंद होता हूँ तो मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। तो मैं यहाँ इन्हें जागरूक करने का प्रयास करता हूँ कि आप एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। तो शिक्षा वह माध्यम है जिसके माध्यम से मैं जाना चाहता हूँ आगे, क्योंकि लोगों का प्यार मिलेगा, लोग जानेंगे। इसलिए आगरा में जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं, कोई मैनपुरी से आता है, उससे भी दूर दूर के आते हैं, कन्नौज तक के बच्चे दिल्ली में देखने को मिलते हैं मुखर्जी नगर में। तो क्या आगरा में ऐसी कोचिंग नहीं है UPSI वगैरह के लिए जो वहाँ तक जाना पड़ता है? क्या यहाँ पे भी आके वो पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल। आगरा में अगर जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बाहर के जो अलग डिस्ट्रिक्ट के देख रहे हैं, आगरा में आप आइए, आपका स्वागत है। न केवल मेरा संस्थान, तमाम संस्थान ऐसे हैं। मैं बोलूँ मैं ही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं स्पष्ट बाध्यता पर विश्वास रखता हूँ। तमाम शिक्षक ऐसे हैं, तमाम संस्थान ऐसे हैं जो यहाँ पे अच्छे हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। और विकल्प है, आपको दिल्ली जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आजकल तो ऑनलाइन आ गया, आजकल YouTube आ गया, आजकल तो 500-500 रुपये में हम लोग कोर्स बेच रहे हैं। तो आप आगरा आके पढ़ सकते हैं। स्पेशली जो आगरा के 100 किलोमीटर तक के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो बच्चे तो आगरा पढ़ सकते हैं, आगरा पे विश्वास कर सकते हैं। आगरा में सो कॉल्ड दिल्ली के संस्थान हैं, दिल्ली के टीचर हैं जो पढ़ा रहे। मेरे यहाँ रीजनिंग कुणाल सर पढ़ाते हैं, चाणक्य के कोई टीचर हैं, 20 साल उन्होंने चाणक्य अकेडमी में पढ़ाया। उस समय पैरामाउंट और डेली कैंपस भी नहीं थे। तो ऐसे ऐसे टीचरों से मैं खुद अपने यहाँ टीचिंग करवाता हूँ। मेरे यहाँ अरुण सर हिंदी पढ़ा के गए, सो कॉल्ड आजकल करियर मिल में है। और भी क्या कहते हैं, तमाम शिक्षक, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से, हम कोई टीचिंग करवाते हैं, क्योंकि मैं खुद दिल्ली मुंबई नगर से वास्ता रखता हूँ। तो बिल्कुल आप आगरा में आके पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी पढ़िए, और अच्छा विकल्प यहाँ पे मौजूद है। कितने बैच चलते हैं लगभग, किस किस टाइम चलते हैं? जैसे कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो उसे टाइमिंग पता होनी चाहिए। हाँ, मैं सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक लगातार बैच है। शाम के 6 बजे के बाद रात के 11 तक मेरा ऑनलाइन बैच रहता है। तो कभी भी कोई स्टूडेंट आ सकता है, सुबह से शाम तक लगातार बैच अवेलेबल है। आगरा में ये किस जगह है, और क्या यहाँ पे जो ऑफलाइन है वो क्लासेस शुरू हो गई हैं? बिल्कुल, आगरा में ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है। न केवल आगरा में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में।
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 11 तारीख को आदेश दे दिया है कि कोचिंग संस्थान खोले जाएं, अब शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए। और आगरा में सारे संस्थान भगवान टाकीज के पास हैं, NH2 पर, तो भगवान टाकीज आके आप संपर्क कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप रॉयल एकेडमी को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हों, मैं बच्चों के साथ हूँ, खुशी मिलती है। तो हर कोई चाहता है मेरी तरक्की हो, मेरे संस्थान की तरक्की हो, हमारे स्टूडेंट की तरक्की हो। तो निश्चित तौर पे मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सबका सिलेक्शन हो, मेरी नाम हो, जिससे कि ये लोग आने वाले जो इनके बच्चे पैदा होंगे वो भी मेरे पास पढ़ें। रंजीत सर कभी थकते नहीं है? 2 दिन तो दिल्ली में जाते हैं, लगातार कंटिन्यू वहाँ पढ़ाते हैं, फिर यहाँ भी पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी पावर लगती है, ताकत लगती है, पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके पढ़ा पाते हैं। तो आप थकते नहीं है, रुकते नहीं है, ऐसा कैसे हो पाता है? की बात नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ कर गुजरना। मैं लगभग एक दिन में 14 घंटे क्लास लेता हूँ और तमाम लोग कहते हैं यार ये बंदा थकता नहीं है, ये बंदा उतनी एनर्जी से पढ़ाता है, जो सुबह 7 बजे एनर्जी है वही शाम के 5 बजे है। लेकिन जब सामने एक क्राउड बैठा होता है, जब सामने लोगों का प्यार मिल रहा होता है और कुछ ऐसे चेहरे जिनको मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं भी लोअर क्लास से उठ के यहाँ पे आया हूँ, ये भी सब लोअर मिडिल क्लास से, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, पुलिस PSC फौज वाले के बच्चे हैं, तो मैं इनमें अपने आप को देखता हूँ। तो दैट्स वाई थकने की तो कोई मतलब नहीं, मैं रात भर पढ़ाऊंगा अगर ये रात भर आएंगे। और आगरा में नाइट बैच का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया, मैं रात में पढ़ाता हूँ जब भी पेपर होता है। सेमिनार का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया और जितनी भी आगरा में नई चीज़ें होती है मैं शुरू करता हूँ। आप करते हैं क्योंकि आप लगता भी है टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, फिर दूसरे लोग कॉपी कर लेते हैं फटाफट से। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं काफ़ी दूर दूर के हैं, कोई ऐसा है रात में कोई स्टूडेंट आया हो आपके पास पढ़ने के लिए? क्योंकि होते हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने मुखर्जी नगर में देखा था, वो रात के 2 बजे पहुँच गया, फिर हमने उसे रूम वगैरह दिलाया, फिर उसे शिफ्ट कराया। नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं। मैं पिछले लॉकडाउन की बात करूं, पिछले लॉकडाउन में जैसे ही लॉकडाउन लगा किसी ने नहीं सोचा था कि इतना किराया हमें देना पड़ेगा या लॉकडाउन इतने मंथ खिंचेगा। तो स्टूडेंट के सामान उनके घरों में रह गए थे, नगलापदी, कौशलपुर, खंडारी, रामबाग, सिकंदरा, लॉयस कॉलोनी, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चे यहाँ रहते हैं। तो लोगों ने मेरे को बात बताई कि सर हमारा सामान रह गया, मकान मालिक 3 महीने का किराया मांग रहा है। मैंने कहा किस बात का किराया, जब लॉकडाउन है तब मैंने अपने संस्थान का कोई किराया नहीं दिया। तो मैं बच्चों के साथ रहा, मैं मकान मालिकों से बात की, उनका सामान निकलवाया और मकान मालिकों के द्वारा जो शोषण होता है स्टूडेंट पे, मैं उसके साथ हमेशा खड़े रहता हूँ। तमाम ऐसे स्टूडेंट रात में आए, आज भी मेरा एक छोटा सा हॉस्टल है, कोई बंदा जो मेरे पास गोरखपुर से पढ़ने आ रहा है, सुल्तानपुर से, मेरठ से, जिसके थ्रू ऑनलाइन कांटेक्ट हुआ है, हम उनको रात में वहाँ ठहरते हैं, फिर उसके बाद रूम दिलवाते हैं। तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे कहते हैं सर रूम में हेल्प कर दो। तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो दूर दराज से आती हैं, फिर कहती हैं सर कोई PG है क्या। तो हमारे संस्थान, हमारे लोग उनकी पूरी मदद करते हैं और एज अ टीचर मेरा ये कर्तव्य भी है कि उनकी मदद करूँ। आप वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे 500-600 बच्चे बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हों और आप पढ़ा रहे हों। और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे और है, आगरा में लड़कियों के लिए क्या दिक्कत परेशानी तो नहीं होती है, जैसे बाहर से आती हैं तो? चलिए, आपका प्रश्न है कि आगरा में लड़कियों के लिए दिक्कत तो नहीं है। देखिए, जब आप अपने मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मेरा प्रश्न है कि लड़कियों के लिए कहाँ दिक्कत नहीं है? दिक्कत हर जगह, दिक्कत हमारी सोच में। क्या एटा जनपद में डिस्ट्रिक्ट नहीं है? क्या फिरोजाबाद में नहीं है? दिल्ली में नहीं है? सबसे ज्यादा बलात्कार तो दिल्ली में होते हैं, तेजाब की घटनाएं दिल्ली में होती हैं और कहने को देश की राजधानी है। और इस बात के लिए मैं खुशमंद हूँ कि आगरा में कम से कम इतने बलात्कार तो नहीं है, तेजाब तो नहीं फेंके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गाँव के लोग हैं और गाँव के लोग संस्कारी होते हैं। वो ऊपर से देखने से लगेंगे उद्दंड, लेकिन अंदर से कोमल हृदय होता है। तो ऐसी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती, आगरा में नहीं होती। और मैं हमेशा कहूँगा लड़कियों, आपके लिए तो हर जगह दिक्कत है, लेकिन आपको इन्हीं चुनौतियों का सामना करके अपनी स्थिति को मजबूत करना है। वरना आप नहीं करोगे तो हाउस वाइफ बन के रहो या कुछ बिजनेस वूमेन बन के रहो। अब एक गाना और हो जाए लास्ट में, फिर एंड करते हैं। चलिए, एक गाना जाते जाते कि दिन समझ जाएंगे तुम मिलो तो सही। हर लड़का यही कह रहा है लड़की से, तुम मिल जाओ फिर मेरे दिन अच्छे आ जाएंगे। उधर मोदी जी ने भी कह रखा है दिन अच्छे आ जाएंगे। तो सारे लोग सुने कि दिन समझ जाएंगे तुम मिलो तो सही। क्या मैं अपने स्टूडेंट से गाना गा पाऊँ? मतलब साथ में पीछे से, जिससे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे पीछे गाएंगे सारे कि दिन समझ जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम
मिलो तो सही। अब बहुत सारे दिन समझ जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वप्न, रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वप्न, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। और बिना नौकरी के क्या है कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, नौकरी ना कि छोकरी, कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, दे रहे हैं वो हमें वक्त की खबर, जिनके अगले ही पल का भरोसा नहीं, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। थैंक यू वेरी मच।